नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और सबसे पहले 2 बजे की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। कोलकाता में बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच इस वक्त जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय मार्च पर उतरे तो पुलिस उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और इस तनातनी के बीच पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पानी की बौछारें भी कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई। सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं बीजेपी कार्यकर्ता। लाठीचार्ज हो रहा है। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़कों पर है और राजधानी कोलकाता में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, काबू में करने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया है। तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें। आगजनी की घटना है। बल प्रयोग, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। लाठी डंडों से उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या हाल है इस वक्त पश्चिम बंगाल का? हाँ, लाइव कैंसिल है लगता है, निकल रहा है। मनोज्ञा लाइवाल, मनोज्ञा तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर हाल क्या है, बताइए। भाई किसी ने काटा फोन। तो सड़कों पर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो विद्यासागर सेतु हो, हावड़ा ब्रिज हो, हर जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं है। प्रदर्शनकारी लगातार हाथों में बैनर, झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां पर किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। ऐलान किया गया कि यहां पर इकट्ठा मत होइए। मनोज्ञा लोईवाल जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या तस्वीर वहां की तो हम देख रहे हैं, लेकिन हालात क्या है वहां के? मनोज्ञा लोईवाल। हालात तो पिछले कुछ मिनटों से सुधार आ रहा है, जहां एक और रास्तों पे, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है, ये कहकर कि अब जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोधी पक्ष हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है। अभी तक सुबह 7 बजे से दोपहर तक कई घंटों तक कोलकाता में एक गाड़ी नहीं चल रही थी। ऊपर जहां फ्लाईओवर का पूरा रास्ता बंद है, तो वहीं दूसरी ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं पूरे शहर में। चप्पे चप्पे पर इस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जहां हावड़ा में एक आर्म्स निकले हैं अभी कुछ प्रोटेस्टर्स के साथ। ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि विरोधी पक्ष, अगर भाजपा विरोध कर रही थी तो आर्म्स कैसे आए? पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है किसी को, लेकिन जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। भाजपा ने बार बार यही कहा है कि इसे अहिंसात्मक रूप से किया जाएगा। जो विरोधी पक्ष रहा है उसका यह भी कहना है कि जब सांसद सड़कों पर बैठे हैं तो गणतंत्र का ये कौन सा चेहरा है जहां पुलिस लाठीचार्ज कर रही है या फिर बार बार जल कमान छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर टीयर गैस भी छोड़ी गई, तो कहीं दिलीप घोष पे हमला, कहीं कैलाश विजयवर्गीय पर लाठीचार्ज। और इन सब के बीच में जहां एक और भाजपा ने अपना नवान्नो चलो अभियान युवा मोर्चा की तरफ से किया, उसमें सौमित्र खां से लेकर तेजस्वी सूर्या से लेकर सभी शामिल हुए और विरोधी पक्ष ने ये साबित करने का प्रयास किया कि 2 दिन के लिए जो नवान्नो को, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यालय को बंद किया गया है, बिल्कुल कि वहाँ सैनिटाइजर। मनोज्ञा लोईवाल, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय का, जो बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल में? आइए सुनते हैं। जहाँ एक और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लाठीचार्ज भी हो रहा है। एक और है भारतीय जनता पार्टी की नेता, तो वहीं दूसरी ओर है पुलिस, जिसने पुरजोर प्रयास किया रोकने का। कैलाश जी, क्या हुआ है? लाठीचार्ज से लेकर वाटर कैनन तक सब बरसाए जा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, टीएमसी के गुंडे यहाँ पर पत्थर मार रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में व्यवधान डाल रहे हैं। लाठीचार्ज किया, हमारे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से हम नवान का घेराव करना चाहते हैं, किंतु ये लोग अप्रजातांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से आज पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। इस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये तो कहा जा रहा है पत्थर आप मार रहे हैं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन आप कर रहे हैं। सब टीएमसी के लोग हैं, गुंडे हैं, ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आप देख लीजिए, किसी कार्यकर्ता के पास पत्थर नहीं है, सिर्फ प्ले कार्ड है। हम प्ले कार्ड लेके चल रहे हैं और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास किसी प्रकार का कोई पत्थर नहीं है। ये पुलिस और टीएमसी के गुंडे यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं। कितने आपके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चोट लगी है? कितने कार्यकर्ताओं को? काफी कार्यकर्ता, पूरे कलकत्ता के अंदर बहुत जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हैं।
एक और लोगों को तकलीफ हुई है तो वहीं चोट में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, ये कहकर कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना था वो नहीं हो सका है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो तस्वीरें कोलकाता की सड़कों की और इस बीच हाथरस से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें, क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच और तेज कर दी। एसआईटी ने बड़े पैमाने पर पूछताछ की तैयारी की है। गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। खतरे को देखते हुए पीड़िता के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो उधर जेल से आरोपियों ने पुलिस को खत लिखा है, कहा है कि वो बेकसूर हैं, खुद को बेकसूर बताया। और इस मामले में यूपी पुलिस की वो एफआईआर भी सामने आई है जिसमें विदेशी फंड से यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। तो हाथरस कांड में सामने आया एक नया वीडियो भी। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो 14 सितंबर यानी घटना के दिन का है, जब पुलिस वहां पड़ताल करने गई थी और पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर 4 हंसियां मिली थी, यानी माना यह जा रहा है कि वहां पर 4 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां घटनास्थल से महज 3 मीटर की दूरी पर थी और पुलिस ये भी कह रही है कि शुरुआती जांच में यह साफ है कि अगर कोई चीखे चिल्लाए तो आवाज पीड़िता की मां तक जरूर पहुंची होगी। पुलिस का यह भी कहना है कि वीडियो सीबीआई को सौंपा जाएगा। पुलिस ने दावा किया है कि यह वीडियो 14 सितंबर का है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा है कि विकास विरोधी ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जातीय हिंसा भड़काने की साजिश जरूर नाकाम होगी। ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे? कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसा है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे, और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए आया हूं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। जब केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबके विकास के आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और उधर हाथरस कांड के आरोपियों ने पीड़ित परिवार को कसूरवार बताया है। परिवार से हमने बात की, क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और माँ ने सब किया। अरे कई खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तराशी दे तो। हाँ, वो बहुत भकभकी आ रही है, वो बहुत भकभकी आ रही है। खोज मिटे तू चो बांध के धार डाल गए माँ, मैं घास तनी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत पे फैली हूँ, मैं तो बेहोश है कि खूनों को चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के, एक बोतल में पानी भरी लेगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है, मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आवे लग गो छोरा तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पोहे तो टाइम तो लगेगी। तो लो 1 घंटा आगे में लली स्वतंत्र तो आ रहा ना, मम्मी न करो खुदले से घर को चलो, प्यास लगे में। हाँ बेटा मैं न करो खुदले से घर को चली है। और जब कब के जान छिपे बाव में बैठे, मोर ऐसी सल होती तब बैठी भैया काय भी छोड़ती, मैं संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें पता चल रहा कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं, खाली घर में मेरी बहू पड़ी लिखी है, बस कोई पढ़ो लिखो ना है। गुंडा नंबर जानते, मैं खुदा ना जानते, मैं खुदा ना जानते। क्यों कहूँ नंदन को या हमारी नंदू ने कहूँ तो फोन आ जाता, कहो तो क्या भाभी बच के देखी तो कौन को फोन बेग उठा के देती, तब ससुरे बात करवाती और मोल करवाती दीदी का फोन। ये बात कोई न कोई तो कर रहा होगा इस तरीके की। अब सवाल सब बना के बात कही जा रही है कि मेरे बाल खाने की जान बच जाए। हमें कड़ी खाने तो कोई समझ है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है। ऐसा नहीं बिना कड़ी खाने का जूती के नीचे रखा था ऐसा। साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लवकुश की माँ। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लवकुश तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके
अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और वो संदीप है वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलन से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ, मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस दे। मेरे बेटों ने तो पानी ही पिलाया है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। जिस दिन ये पूरी घटना हुई, लवकुश उस वक्त कहाँ पर थे और किस तरीके से उनके ऊपर जो पूरे आरोप लगे हैं उसके बाद उनको पुलिस पकड़ करके ले गई। अब आप लोग जो चिट्ठी आई है उस पर क्या कहेंगे? मैं चिट्ठी पर क्या कहूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ कहना, क्या कहूँ बोलो मैं चिट्ठी को। मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं, लवकुश मेरे पास था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पॉलिथीन लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। वहाँ से भाई उसका पकड़ के ले आया है, हाथ पकड़ के सड़क पे बाइक पे बैठा के उसकी माँ उसका भाई थाने ले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही करा है जो कुछ करा है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर में आरएलजी की महापंचायत चल रही है। आपको बता दें कि हाथरस में आरएलजी नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद आरएलजी ने ये पंचायत बुलाई है। सीधा चलेंगे, कुमार कुणाल वहीं से हमारे साथ मौजूद है। कुणाल। नवजोत, अभी आपको जैसे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हजारों की तादाद में इस समय जाट महापंचायत में जो है आसपास के इलाके के, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के तमाम जो किसान हैं, जाट हैं, वो इस समय उपस्थित हैं। हम मंच की तरफ भी कैमरा आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। ये एक अलग तरीके का हाथरस मामले में नया मोड़ है, क्योंकि जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस, दोनों जाट नेता हैं, जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक हरियाणा और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो दोनों इकट्ठे होकर के आए हैं। तो ये एक तरीके से, जिस तरीके से जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर के ये एक विरोध रैली ज्यादा दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसका नाम लोकतंत्र बचाओ रखा गया है, लेकिन विरोध रैली रखी गई है, जाटों को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। तो ये एक नया मोड़ हाथरस मामले में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के, पहले ही कहा जा रहा था कि जातिगत तौर पर अलग अलग समुदायों को बांटा जा रहा है, वो इसमें एक नया मोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर जाटों को भी इस नाम पर लामबंद करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। मंच पर हम जैसे दिखा सकते हैं कि साथ में भूपेंद्र हुड्डा और जयंत चौधरी दोनों एक साथ बैठे हुए। तो क्या ये नए समीकरण 2022 का जो उत्तर प्रदेश चुनाव होगा उसके मद्देनजर क्या कांग्रेस और तमाम पार्टियां एक नए समीकरण, पहले ही आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद जो दलित नेता है वो हाथरस मामले में कूद चुके हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कूद चुकी हैं। अब क्या जाटों को भी हाथरस के नाम पर एक तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, इमोशनल तरीके से, क्योंकि जो उनके नेता हैं जयंत चौधरी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है इसी बहाने। जी 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 कुमार कुणाल, नजर आप बना रहे कि हम लौटेंगे आपके पास। हाथरस में पीड़िता का परिवार खौफ में है और गांव छोड़कर जाना चाहता है। परिवार की सुरक्षा यूपी सरकार ने बॉडीगार्ड्स मुहैया करा दिए, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, मेटल डिटेक्टर तक लगा दिए गए, लेकिन सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बावजूद पीड़िता के परिवार को यह यकीन नहीं हो रहा है कि वो सुरक्षित हैं, और उसकी वजह है वो धमकी जो उन्हें अब लगातार दी जा रही है। छत पर पुलिस की पहरेदारी, गलियों में पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी से आने जाने वालों पर नजर, मेटल डिटेक्टर से सख्त चौकसी। ये हाथरस का एक आम गांव है, लेकिन यहाँ मोर्चाबंदी एलओसी वाली है। चप्पे चप्पे पर संगीन का साया है। पुलिसिया दस्ते की जबरदस्त मौजूदगी है। सुरक्षा का ये सख्त बंदोबस्त इसीलिए क्योंकि इस गांव के अमन को आग लगा दी गई, भाईचारे को दफन कर दिया गया।
ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कोई आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता आ जाएगा। ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा ठीक है? हाँ, सुरक्षा ठीक है। जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये वो बदनसीब भाई है जिसकी बहन से रूह को हिला देने वाली बर्बरता हुई, लेकिन अब ये परिवार उस जातीय रंजिश का डर भुगत रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खौफ का ये हाल है कि अब ये परिवार अपनी ही मिट्टी, अपने ही गांव को अलविदा कहने की सोच रहा है। हमें दुनिया में अब कोई दिखाई ना दे रहा, क्योंकि हमारे तो यही दिखाई दे रही है कि हमें तो आगे चल के मौत ही है, कि हमारी बेटी को जिंदगी इतने पार कर दी, फिर आगे बाद में न तो कागज हमारी बेटी को हमें अंतिम संस्कार भी कराए, तो कम से कम अब हमें कैसे संतुष्टि हो। हाँ, सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनों को नाते रिश्तेदारी में या कहीं अपनों देखेंगे, अपने दो रोटी को साधन तो बनाना पड़ेगा। एक पिता के लिए कितना मुश्किल है ये? बहुत कड़ी समस्या है बाबूजी। परिवार का ये डर प्रशासन को भी परेशान कर रहा है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 24 घंटे परिवार के हर एक सदस्य को 2 बॉडीगार्ड, घर के बाहर 1.5 सेक्शन PCA यानी 18 जवान, घर के अंदर 1 गारद जिसमें 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल, घर के बाहर गांव में 1 गारद, 4 कांस्टेबल और 2 महिला जवान। प्रवेश द्वार पर 2 सब इंस्पेक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो आने जाने वाले हर व्यक्ति का नाम और पता लिखेगा। घर में प्रवेश पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे, उसके अच्छे से जांच हो सके, और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे CCTV लगवाए जा रहे हैं, और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। हाथरस में इंसानियत को हिला देने वाली वारदात हुई है, लेकिन वारदात को जिस तरह जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है वो कम खतरनाक नहीं। पीड़ित परिवार तक पहुंची हर धमकी भरोसे को हिला देने वाली है, लेकिन राहत की बात ये है कि इस बार प्रशासन मुस्तैद और एक्शन में है। घर के बाहर तो CCTV कैमरे लगे ही हैं, घर के अंदर भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसका सीधा और साफ मकसद ये है कि अगर कोई अवांछित तत्व या फिर कोई बैड एलिमेंट यहां आने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी नजर रखी जाए, पूरी निगरानी रखी जाए। ऐसे ही यहां पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर के अंदर न जा सके। तो इस तरीके की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा ऐसी होगी जिससे कि परिवार वालों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यहां पर आप देखिए पूरे पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैद हैं, बैठे हुए हैं। हाथरस से राजेश सिंगल, कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस कांड के आरोपियों ने जल्द से यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि वो बेकसूर हैं, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। मुख्य आरोपी ने पीड़िता के परिवार पर ही सवाल उठाया, आरोप लगाया कि परिवार ने पीड़िता को इतना मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। हाथरस में आरोपों की बौछार हो रही है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो आरोपी का परिवार भी खुद को बेकसूर बताकर बचाव में लगा है। दोनों पक्षों की दलीलों के बीच एक नई चिट्ठी जारी हुई है, वो भी जेल से। चिट्ठी में आरोपी संदीप ने खुद को बेकसूर बताया है, पीड़िता से दोस्ती की बात कबूल की, लेकिन हत्या से इनकार किया है। आरोपी संदीप ने माना कि पीड़िता से उसकी फोन पर बात होती थी। आरोपी ने ये भी माना कि पीड़िता से उसकी मुलाकात भी हुई थी। आरोपी का कहना है कि परिवार वालों की पिटाई से पीड़िता की मौत हुई। हाथरस मामले में जेल से मुख्य आरोपी ने चिट्ठी लिखी है, जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं, और उनका ये कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उनसे उनकी बातचीत फोन पर भी होती थी। इसके अलावा जो पीड़ित है उससे मिलने के लिए गए थे, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने, उनकी मां और उनके भाई ने पीड़िता को मारा है। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आरोपियों का घर है।
ये घर है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। आप दूसरी तरफ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उन लोगों का घर है जो पीड़ित परिवार है और बहुत ही नजदीक रास्ता है, यहाँ से दूरी एकदम ना के बराबर है। इन परिवार वालों का ये कहना है कि आपस में इन लोगों की बातचीत होती थी, जिसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीडीआर में भी इस वक्त मिल रहे हैं। तो क्या पीड़िता की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है, जैसा कि आरोपी कह रहे हैं? जांच का यही वो एंगल है जिसकी तह तक जाने की चुनौती जांच एजेंसियों के ऊपर है। इस बीच दोनों परिवारों की कॉल डिटेल सामने आने से भी पेचीदगी बढ़ गई है। ये पता चला है कि मुख्य आरोपी संदीप के फोन और पीड़िता के भाई के फोन पर अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार कॉल हुई है। पूरा कॉल ड्यूरेशन करीब 5 घंटे का है, जबकि दोनों के घर की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। 62 बार आरोपी संदीप ने और 42 बार पीड़िता के भाई के मोबाइल फोन से एक दूसरे को कॉल किए गए। लेकिन पीड़िता के भाई का कहना है कि उसने कभी आरोपी संदीप से बात नहीं की। मैं क्यों करूंगा, वो कौन लगता है हमारा, सो करूंगा मैं उससे? ये हमारे को जात का नहीं है, बात का नहीं, ये बता हम क्यों करेंगे उससे? हमारा कोई उससे कोई पहले से कोई वो है नहीं, रिलेटिव तो है नहीं हमारा जो उससे बात करेंगे। लेकिन ये तो कॉल डिटेल है ना, तो उसमें तो कहीं सच्चाई है, तभी तो वो आ रहा है सब कुछ निकल के। कॉल जो रिकॉर्डिंग हो, अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो सुना भी सकते हैं, उससे हमें पता पड़ेगा हाँ की बात पर। हमारी जो बात है वो हमसे बात उसकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई। ये कॉल रिकॉर्ड सही है तो सवाल ये है कि पीड़िता के परिवार में वो कौन है जो आरोपी संदीप के संपर्क में था, और वो कौन सी वजह है जो मार्च के बाद दोनों के बीच बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि पीड़िता के भाई का फोन उसकी पत्नी इस्तेमाल करती थी। सीडीआर में दोनों फोन नंबर्स के बीच करीब 60 कॉल्स रात के समय हुई। ज्यादातर कॉल्स चंदपा क्षेत्र से ही की गई है, जो पीड़िता के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़िता का भाई ये मान रहा है कि मोबाइल फोन नंबर उसी के नाम है, लेकिन ये नहीं मान रहा कि उसके परिवार में से किसी ने आरोपी संदीप से कभी कोई बात की है। कॉल डिटेल निकल के आई, 104 कॉल। आपका फोन था? किसका फोन था? जी घर पे घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपकी बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं, पर जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप। जांच होगी तो तमाम चीजें हैं, जांच चल रही है, आप पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तैयार है? जवाब तो हम देंगे, जो भी हमें पता है, जितना हम सब कुछ बताएंगे आपको, बता ही रहे हैं हम लोग आपको सच, जो भी सच है। कॉल डिटेल सामने आने के बाद पीड़िता के परिवार की मंशा भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार और आरोपी के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। मुख्य आरोपी संदीप के पिता पर पीड़िता के परिवार ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई थी। इसीलिए इस मामले की सभी एंगल से पड़ताल की जा रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।